अध्याय 6 पहले शब्द पर अटकना। जैसा मोहित भैया ने कहा था, सिया ने ठीक वैसा ही किया। सिया ने एक किताब लाइब्रेरी से ले ली और उस किताब को अपने कमरे में बैठकर जोर जोर से लेकिन धीमी गति से पढ़ने लग गई। और जिस शब्द पर से बोलते समय रुकावट महसूस होती, या यूं कह लें कि वो जिस शब्द पर हकलाने लग जाती, उस शब्द को एक अलग से खाली कागज पर लिख लेती। और जैसा मोहित भैया ने कहा था, शाम को सिया ने वो कागज उनको दे दिया। अरे वाह, तूने तो ये काम बहुत जल्दी कर दिया। तुम्हारे इस जुनून को देखकर लगता है कि तुम जल्द ही अपनी हकलाहट की समस्या को काबू में कर लोगी। जी, ये सब तो ठीक है, लेकिन मुझे एक बात समझ में नहीं आई कि आप इन लिखे गए शब्दों का क्या करेंगे? ये सारे शब्द तुम्हारी हकलाहट की समस्या को ठीक करने में मेरी मदद करेंगे। वो कैसे? मैं बताता हूँ। हकलाहट की समस्या के दौरान एक परिस्थिति ऐसी भी होती है जिसको हम पहले शब्द पर अटकना कहते हैं। मतलब मैं कुछ समझी नहीं। हकलाहट की समस्या से परेशान व्यक्ति को कुछ शब्द बोलने में परेशानी होती है, और अगर वो शब्द बोलने में सबसे पहले आ जाए तो उस व्यक्ति के मुंह से कुछ भी नहीं निकलता। वो अपनी बात करने से पहले ही चुप हो जाता है, या साधारण भाषा में कहें तो वो अटक जाता है। उदाहरण के तौर पर, जब तुम्हें कोई फोन आता है तो सबसे पहले तुम हेलो शब्द का प्रयोग करती हो, लेकिन अगर तुम्हें ह शब्द को बोलने में परेशानी है और तुम्हारे मुंह से हेलो शब्द नहीं निकलेगा, जिस वजह से तुम इससे आगे की बात पूरी नहीं कर पाती। वो शब्द हर व्यक्ति के अलग अलग हो सकते हैं। ज्यादातर वो शब्द प, थ, ठ, ह, क और च आदि हो सकते हैं। मेरे साथ भी यही समस्या होती थी। जब मैं स्कूल के समय में पढ़ता था तो स्कूल में हाजिर लगती थी, अध्यापिका सबका नाम लेकर पुकारती थी और उसके जवाब में हमें हाजिर है बोलना पड़ता था। लेकिन मुझे ह शब्द से समस्या थी और मेरे मुंह से हाजिर है नहीं निकलता था। इस वजह से कई बार मेरी अनुपस्थिति दर्ज कर दी जाती थी। ऐसी परिस्थिति का सामना तो मुझे भी कहीं पर करना पड़ता था। इस समस्या का हल क्या है? इस समस्या को हल करने के 2 चरण हैं। पहले चरण में तुम्हें उन शब्दों को ढूंढना होता है, और दूसरे चरण में तुम्हें उन शब्दों को बार बार लगातार और दिन में कई बार बोलना पड़ता है। बार बार अभ्यास करने से तुम्हें वो शब्द बोलने में आसानी हो जाती है और तुम आराम से अपनी बातचीत करने लगती हो। उदाहरण के लिए, तुम्हें हेलो शब्द को बोलने में समस्या आ रही है, जिस वजह से तुम मोबाइल पर बातचीत की शुरुआत नहीं कर सकती, तो तुम्हें हेलो शब्द को दिन में बार बार कई बार बोलना है। कुछ दिन के लगातार अभ्यास के बाद तुम उस शब्द को आसानी से बोल सकती हो और अपनी बातचीत जारी रख सकती हो। भैया, ये तो फिर ऐसे हुआ जैसे कि हम दोबारा से बोलना सीख रहे हैं। हाँ, तुम ऐसा कह सकती हो। ये एक प्रकार का ऐसा ही है जैसे कि हम बचपन से दोबारा बोलना सीखते हैं। इस परिस्थिति को हम धक्का लगाना भी कहते हैं। धक्का लगाना? हाँ, धक्का लगाना। सिया, ऐसा है कि जैसे कि तुम एक पूरी लाइन को बोलना चाहती हो, लेकिन सिर्फ पहले शब्द को बोलने की परेशानी की वजह से तुम इस लाइन को बोल नहीं पा रही। तुम्हें पता है, जब मैं वो पहला शब्द आसानी से बोल पाऊंगी तभी मैं उस पूरी लाइन को बोल सकती हूँ। इसीलिए तुम उस पहले शब्द को बोलने का प्रयास करती हो, लेकिन वो शब्द तुमसे बोला नहीं जा रहा। तुम्हें ऐसा लग रहा है कि जैसे तुम्हारे मुंह से वो पहला शब्द अटक गया है। इसलिए तुम इस तकनीक का प्रयोग करती हो और धक्का लगाकर पहले शब्द को निकालने की कोशिश करती हो। जब वो पहला शब्द तुम्हारे मुंह से निकल जाता है तो उसके बाद पूरी की पूरी लाइन तुम आसानी से बोल लेती हो। उदाहरण के लिए, तुम्हारे मोबाइल पर एक फोन आता है और तुम अनजान फोन नंबर देखते ही बोलना चाहती हो कि हेलो, तुम कौन बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें ह शब्द को बोलने में समस्या होने की वजह से तुम हेलो शब्द को बोल नहीं पाती, जिस वजह से तुम हेलो के बाद के शब्द भी नहीं बोल पाती हो। तुम्हें ये भली भांति पता है कि अगर तुम हेलो शब्द को बोल लेती हो तभी तुम उसके साथ बाकी के सब, जैसे तुम कौन बोल रहे हो, आसानी से बोल सकोगी। इस परिस्थिति को ही पहले शब्द पर अटकना कहते हैं, और इस परिस्थिति का यही हल है कि तुम हेलो शब्द को बार बार लगातार दिन में कई बार दोहराओ, जिससे वो शब्द तुम आसानी से बोल सको। अगर तुमने हेलो शब्द को आसानी से बोल दिया तो फिर उसके बाद की लाइन तुम आसानी से बोल सकती हो। और इस समस्या का एक और हल भी है। कौन सा हल?
जिस प्रकार तुमने वो शब्द ढूंढने हैं जिसको बोलने में तुम्हें कठिनाई आती है, ठीक उसी प्रकार अब तुम्हें वो शब्द ढूंढने हैं जिसको कि तुम आसानी से बोल सकती हो, और उन शब्दों को उस लाइन के आगे लगा देना है। इन शब्दों की शुरुआत ज्यादातर स्वरों से होती है। उदाहरण के लिए, तुम्हें मोबाइल पर फोन आता है तो बोलना है, हेलो तुम कौन बोल रहे हो, लेकिन तुम्हें ह शब्द को बोलने में समस्या की वजह से तुम हेलो नहीं बोल पा रही हो। अब इस लाइन के आगे तुम्हें कैसे शब्द को लगाना है जिसकी शुरुआत शोर से हो रही हो। जैसे तुमने बोला है, अरे हेलो तुम कौन बोल रहे हो। इसमें अरे शब्द की शुरुआत अ से हो रही है, जो कि एक स्वर है और जिसको हकलाहट की समस्या से परेशान व्यक्ति आसानी से बोल सकता है। अरे वाह, ये तो बहुत कमाल की तकनीक है तो कमाल की तकनीक, लेकिन जिन व्यक्तियों को हकलाहट की समस्या बहुत ज्यादा होती है, या ऐसे व्यक्ति जिनके हकलाहट की समस्या की गहराई बहुत ज्यादा है, या जिनको स्वर शब्दों को भी बोलने में परेशानी होती है, उनके लिए तकनीक कारगर साबित नहीं होती। लेकिन लगातार अभ्यास के बाद कोई भी व्यक्ति इस तकनीक का इस्तेमाल कर सकता है। भैया जी, जैसे कई बार मेरे साथ होता था कि स्कूल में जब भी अध्यापिका मुझसे कुछ पूछती थी तो मुझे उस प्रश्न का उत्तर आता था, लेकिन मैं बोल नहीं पाती थी, मेरे मुंह से आवाज तक नहीं निकलती थी। क्या ये तकनीक वहां पर कारगर साबित हो सकती है? बिल्कुल हो सकती है। इसके लिए तुम्हें बहुत अभ्यास करना पड़ेगा। तुम्हें बार बार किताबों को पढ़ना होगा, और पढ़ने के साथ साथ सभी शब्द पर जिनमें बोलने में परेशानी आती है, उन शब्दों को बार बार बोलकर अपनी समस्या को दूर करना होगा। ध्यान रहे, ये परेशानी तुम्हें शुरुआत में ही होगी, बाद में तुम्हें उन शब्दों का आसानी से पता चल जाएगा। जब तुम्हें उन शब्दों का आसानी से पता चल जाएगा, उसके बाद तुम्हें सिर्फ उन्हीं शब्दों को बोल बोल कर अभ्यास करना है। ज्यादातर वो शब्द क, प, च, भ, ठ, ल, थ आदि होते हैं, यानी जिन शब्दों की शुरुआत इन अक्षरों से होती है, उन्हीं में ही तुम्हें बोलने में ज्यादा समस्या आती होगी। हाँ, मैं समझ गई आप क्या कहना चाहते हैं। जैसे कई बार मैं दुकान पर जाती हूँ और मुझे वहाँ छोले भटूरे खाने होते हैं, लेकिन मैं छोले शब्द को बोल नहीं पाती और दुकानदार को इशारों इशारों में एक प्लेट लगाने को कह देती हूँ। लेकिन जब उस प्लेट में छोले खत्म हो जाते हैं तो मुझे दोबारा से छोले मांगने में मुश्किल होती है, क्योंकि मैं छोले शब्द बोल नहीं पाती। आपके अनुसार अगर मैं छोले शब्द को बार बार दिन में कई बार बोलूंगी तो मैं ये शब्द आसानी से बोल पाऊंगी, और फिर मैं आसानी से छोले भटूरे खा सकती हूँ। ये सुनकर मोहित भैया जोर जोर से हंसने लग गए। उन्होंने मुझसे कहा, सिया, मैं तुम्हारी समस्या समझ सकता हूँ, क्योंकि आम लोगों के लिए छोले भटूरे खाने के लिए दुकानदार को कहना और फिर दुकानदार से दोबारा छोले भटूरे मांगना कोई समस्या नहीं है। लेकिन हम जैसे लोगों के लिए, जिनको की हकलाहट की समस्या होती है, उनके लिए ये शब्द बोलना ही सबसे मुश्किल काम होता है। भैया, आप यकीन मानिए, ऐसा मेरे साथ कई बार हुआ है। न्यूजीलैंड में भारतीय खाना बहुत ही कम मिलता है, और जब मुझे भारतीय खाना खाने का मौका मिलता है तो मैं खूब खाना चाहती हूँ, लेकिन मैं अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से सही ढंग से बोल नहीं पाती और ना ही भारतीय खाना ऑर्डर कर पाती हूँ। वहाँ के दुकानदार ज्यादातर भारतीय ही होते हैं, इसलिए मैं उन्हें इशारों इशारों में बोल देती हूँ। लेकिन समस्या तब आती है जब मुझे कुछ और खाना होता है। तुम चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा, क्योंकि तुम्हारी समस्या तो काफी कम है। तुम्हारे मुकाबले सुनील अंकल की समस्या तुमसे कहीं ज्यादा थी। अगर वो अपनी समस्या पर काबू पा सकते हैं तो तुम क्यों नहीं काबू पा सकती? कि क्या सुनील अंकल भी हकलाते थे? मेरे कहने का मतलब है कि क्या उन्हें भी हकलाहट की समस्या थी? सिया, सुनील अंकल को हकलाहट की समस्या बहुत ज्यादा थी, इतनी ज्यादा कि वो किसी से बातचीत तक नहीं कर सकते थे। उन्होंने अपनी हकलाहट की समस्या को काबू करने के लिए बहुत मेहनत की है। उनके जीवन की कहानी से हमें बहुत प्रेरणा मिलती है। उनकी कहानी से काफी कुछ सीखने को मिलता है। क्या तुम उनकी कहानी सुनना चाहोगी? जी जरूर। क्या है उनकी कहानी? तो सुनो। सुनील अंकल के पिता का कपड़ों का व्यवसाय है। उनकी हमारे शहर में बहुत बड़ी 4 मंजिला दुकान है। सुनील अपने पिता के इकलौते पुत्र हैं और उस दुकान के उत्तराधिकारी भी हैं, जिस वजह से उनके पिता ने बहुत ही कम उम्र में सुनील अंकल की पढ़ाई छुड़वाकर अपने साथ दुकान पर बिठा लिया। लेकिन सुनील अंकल को हकलाहट की समस्या थी, जिस वजह से वो ग्राहक को सही प्रकार से कपड़ा दिखा नहीं पाते थे।
क्योंकि कपड़ों का व्यवसाय एक ऐसा व्यवसाय है जिसमें ग्राहक को कपड़ा दिखाते समय उस कपड़े के बारे में बातचीत करनी होती है, या आम शब्दों में कहें तो उस कपड़े की तारीफ करनी होती है। लेकिन सुनील अंकल अपनी हकलाहट की समस्या की वजह से ग्राहक से बातचीत नहीं कर पाते थे। उनकी दुकान में 10 के आसपास नौकर काम करते थे और सभी को उनकी हकलाहट की समस्या के बारे में पता चल चुका था। वो अपने नौकरों के बीच एक मजाक का पात्र बन चुके थे। उनके नौकर सुनील अंकल के सामने तो नहीं, लेकिन उनकी पीठ पीछे उनका खूब मजाक बनाते थे, जिसकी भनक सुनील अंकल को तो थी, लेकिन वो चाहकर भी कुछ नहीं कर सकते थे। उनके नौकर उनकी पीठ पीछे सुनील अंकल की नकल उतारते थे कि वो किस प्रकार ग्राहक को सामान दिखाते समय हकला कर बोलते हैं। समय बीतता गया, सुनील अंकल को शादी के प्रस्ताव आने लग गए। उनके पिता को एक रिश्ता अच्छा लग गया और उन्होंने सुनील अंकल की शादी तय कर दी। जल्द ही उनकी शादी हो गई। सुनील अंकल स्वाभाविक तौर पर चुपचाप रहते थे। वो ज्यादा किसी से बातचीत नहीं करते थे, जिस वजह से उनके ससुराल में किसी को भी उनकी हकलाहट की समस्या के बारे में पता नहीं था। लेकिन ये बात कब तक छुप सकती थी? शादी के कुछ दिनों बाद ही उनकी हकलाहट की समस्या के बारे में उनके ससुराल वालों को पता चल गया, लेकिन उन्होंने कभी भी इसका ऐतराज नहीं किया। इधर सुनील अंकल के परिवार में उनकी पत्नी का मजाक भी बनने लग गया था, क्योंकि उनके दुकान में उनके सब नौकर सुनील अंकल की पत्नी को हकले की पत्नी कहकर बुलाने लग गए थे। इस वजह से इस बात को लेकर उन दोनों में झगड़ा होने लग गया था। सुनील अंकल की पत्नी उनको नापसंद करने लगी थी। उसने उनसे दूर दूर रहना शुरू कर दिया। वैसे तो उन दोनों में झगड़ा होना एक आम बात हो गई थी, लेकिन एक दिन झगड़ा अपनी हद पार कर गया और सुनील अंकल की पत्नी उनका घर छोड़कर अपने मायके में चली गई। सुना है उसके कुछ दिनों के बाद वो विदेश चली गई और उस दिन के बाद से उन्होंने कभी भी सुनील अंकल से संपर्क नहीं किया। उनकी पत्नी के विदेश जाने के बाद सुनील अंकल का जीना और भी मुश्किल हो गया, क्योंकि पहले उनकी हकलाहट की समस्या से उनका मजाक बनता था, लेकिन अब उनकी पत्नी के विदेश भाग जाने की वजह से भी लोग उनका मजाक बनाने लग गए थे। एक दिन की बात है, सुनील अंकल अपनी दुकान में बैठे हुए थे कि तभी एक ग्राहक आया और उन्होंने उनसे कपड़े दिखाने को कहा। उस वक्त सुनील अंकल काफी मानसिक तनाव से गुजर रहे थे, जिस वजह से उनकी हकलाहट की समस्या अपनी चरम सीमा पर थी। यही वजह थी कि सुनील अंकल उस ग्राहक को कपड़ा दिखाते समय हकलाने लग गए। उनको हकलाता देखकर ग्राहक के साथ आई छोटी बच्ची जोर जोर से हंसने लग गई। उसको हंसता देखकर ग्राहक और धीरे धीरे वहां मौजूद सभी लोग सुनील अंकल पर हंसने लग गए। उस समय सुनील अंकल ने अपने आप को बेबस और लाचार पाया और वो कुछ ना कहते हुए वहां से उठकर दुकान की 4 मंजिला छत पर चले गए। उस समय सुनील अंकल की मानसिक स्थिति को समझना काफी मुश्किल था। वो जोर जोर से रोने लग गए। इस परिस्थिति में अगर कोई आम व्यक्ति होता तो वो आत्महत्या कर लेता। ठीक यही विचार सुनील अंकल के दिमाग में भी आया। उन्होंने भी आत्महत्या करने का मन बना लिया था, लेकिन अब इसे चमत्कार कहिए या कुछ और, उन्होंने जैसे तैसे अपने आप को कुछ देर के लिए रोक लिया और आत्ममंथन करने लग गए। वो अपने आप से विचार विमर्श करने लग गए। काफी देर अपने आप से विचार विमर्श और आत्ममंथन करने के बाद इस परिस्थिति से निकलने के लिए उनके सामने 3 रास्ते निकलते थे। पहला रास्ता यह था कि जैसा चल रहा है वैसा ही चलने दें, क्योंकि जब भी उनकी हकलाहट की समस्या का मजाक बनता था तो वो उदास हो जाते थे। अपनी उदासी दूर करने के लिए वो गीत सुनते थे। उनमें से एक गीत था, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। तो उनका मानना था कि वे लोगों की बात को अनदेखा कर देंगे और जैसा चल रहा है वैसा चलने देंगे, और वो समाज में एक मजाकिया पात्र बनकर अपना जीवन गुजारेंगे। दूसरा रास्ता था कि वो अपनी दुकान की 4 मंजिला छत से कूदकर आत्महत्या कर लें और अपना यह जीवन खत्म कर दें, क्योंकि वो अब और मजाक सहन नहीं कर सकते थे, जिस वजह से उन्हें आत्महत्या करने का फैसला भी सही लग रहा था। तीसरा रास्ता ये था कि वो अपनी सब परेशानियों की मुख्य वजह यानी अपनी हकलाहट की समस्या का हल ढूंढ लें, क्योंकि ये तय था कि अगर उनकी हकलाहट की समस्या काबू में आ जाती है तो उनके जीवन में चल रही सभी प्रकार की परेशानियां खत्म हो सकती हैं। वो समाज में एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकते हैं। अगर उनकी हकलाहट की समस्या खत्म हो जाती है तो उनकी पत्नी, जो उनसे रूठ कर विदेश चली गई हैं, वो वापस आ जाएंगी और उनके साथ एक स्वस्थ शादीशुदा जीवन व्यतीत करेंगी। काफी समय के आत्ममंथन और विचार विमर्श के बाद उन्होंने तीसरा रास्ता अपनाया।
और एक जुनून और जोश के साथ अपनी हकलाहट की समस्या का हल ढूंढने के लिए तैयार हो गए। उनको अपनी हकलाहट की समस्या दूर करने के लिए 5 साल की लगभग समय लगा और उसके बाद उन्होंने अपना ज्यादातर समय हकलाहट की समस्या से परेशान लोगों की समस्या को हल करने में लगा दिया। भैया जी, उनकी कहानी तो सच में काफी प्रेरणादायक है। काश मेरी भी हकलाहट की समस्या जल्द ठीक हो जाए और मैं भी अपने घर जाकर एक सम्मानपूर्वक जीवन व्यतीत कर सकूं। सिया, तुम चिंता मत करो, ऐसा जरूर होगा। एक ना एक दिन तुम अपनी हकलाहट की समस्या पर जरूर काबू कर लोगी। वैसे जिन लोगों ने भी अपनी हकलाहट की समस्या और विजय हासिल की है, उनकी हकलाहट काफी प्रेरणादायक रही है। उदाहरण के तौर पर मेरे पिताजी को ही देख लो। आज उन्हीं की वजह से ये संस्था चल रही है। आपके पिताजी? क्या आप उनके बारे में मुझे कुछ बताएंगे? और उनका और इस संस्था के बीच क्या संबंध है? सिया, तुम क्या बात कर रही हो? क्या तुम सच में मेरे पिता के बारे में बिल्कुल नहीं जानती? मैं माफी चाहती हूँ, मैं सच में उनके बारे में कुछ नहीं जानती। मेरे पिताजी का नाम चीकू था और उनको बचपन से हकलाहट की समस्या थी। अपनी समस्या की वजह से उन्होंने अपने जीवन में कई मुश्किलों का सामना किया। वो अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों में एक मजाक का पात्र बनकर रह गए थे। उनकी हकलाहट की समस्या की वजह से उनकी शादी तक टूट गई, लेकिन फिर उन्होंने जैसे तैसे करके अपनी हकलाहट की समस्या पर विजय हासिल की। वो हकलाहट की समस्या से परेशान लोगों की मदद के लिए एक संस्था बनाना चाहते थे, लेकिन भगवान को शायद कुछ और ही मंजूर था। काफी कम उम्र में उनकी कैंसर की वजह से मृत्यु हो गई। आज उनकी याद में संस्था मैं और मेरी माताजी चला रहे हैं। नोट: चीकू की काल्पनिक कहानी चीकू नाम के उपन्यास में उपलब्ध है। ये कहानी पूर्ण रूप से हकलाहट की समस्या पर आधारित है। इसमें हकलाहट की समस्या क्यों होती है, इस समस्या के शुरू होने के पीछे क्या वजह होती है, ये समस्या किसी हकलाहट की समस्या से पीड़ित व्यक्ति के जीवन पर क्या प्रभाव डालती है और इस समस्या से कैसे छुटकारा पाया जाता है, ऐसे कई प्रकार के सवालों के जवाब देने की कोशिश की गई है।